गुड मॉर्निंग सभी को। देखिए, इतिहास का प्राचीन भाग के अंदर अपन मौर्य साम्राज्य को पढ़ रहे थे, जिसके अंतर्गत हमने मगध के ऊपर यानी मगध जो महाजनपद था उसके ऊपर मौर्य साम्राज्य की नींव रख दी थी। और नींव रखने के तत्पश्चात हमने चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ लिया था। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में ऐसा बताया जाता है कि ये एक वीर प्रतापी राजा होने के कारण भारत की वैज्ञानिक सीमा यानी भारत की वैज्ञानिक सीमा बोला जाता है हिंदुकुश पर्वत को। भारत की वैज्ञानिक सीमा हिंदुकुश पर्वत तक अपना साम्राज्य का विस्तार करने वाला एकमात्र ऐसा शासक हुआ था। यानी यहाँ तक कि अंग्रेजों ने भी उस हिंदुकुश पर्वत को जीतने में ये असफल रहे थे, जबकि चंद्रगुप्त मौर्य ने उसे क्या कर लिया था, विजित कर लिया था। उसके बाद बताते हैं कि 298 ईस्वी में, कल पीछे वाली वीडियो में मैंने देखा था कि 298 में श्रवणबेलगोला की पहाड़ियों पर चंद्रगुप्त मौर्य सलेखना पद्धति से अपने क्या करता है, प्राण त्याग देता है। और प्राण त्यागने के बाद फिर इसका बेटा बिंदुसार मगध का राजा बनता है। कौन बनता है? बिंदुसार। देखिए, बिंदुसार के बारे में अपन अगर बात करते हैं तो इसके बारे में कुछ फैक्ट्स है, यानी ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। वैसे तो मौर्य साम्राज्य में ज़्यादातर प्रश्न इनकी प्रशासनिक व्यवस्थाओं से और अशोक मान से आते हैं, लेकिन फिर भी बिंदुसार भी अपने आप में कम नहीं है। तो बिंदुसार की पहली अगर अपन बात करते हैं तो ऐसा बताया जाता है कि चाणक्य जो था वो एक कूटनीतिज्ञ था और उसको पता था कि चंद्रगुप्त मौर्य को कभी न कभी कोई दूसरी शक्ति इसे विष देकर या छल कपट से मार सकती है, यानी जहर देकर मार सकती है। जिसके कारण होता क्या है कि चंद्रगुप्त मौर्य को चाणक्य स्लो पॉइजन देता था, यानी हल्का हल्का जहर देता था। उस हल्के हल्के जहर का परिणाम ये हुआ कि जब बिंदुसार माँ के गर्भ में था तो उस समय इसके माथे के ऊपर एक तिल बन गया, यानी काला टिक्का बन गया। उसी के नाम पर इसका नाम क्या रखा गया? बिंदुसार। तो बताते हैं कि बिंदुसार के माथे के ऊपर क्या था, माथे के ऊपर एक काला टिक्का था। ऊपर काला टिक्का होने के कारण इसका नाम क्या रखा गया? बिंदुसार। क्या रखा गया? बिंदुसार। नंबर 2, यह भारत ऐसा बताया जाता है कि जब दुध्रुवा के यानी बिंदुसार की जो माँ थी उसका नाम दुध्रुवा बताया जाता है। क्या बताया जाता है? दुध्रुवा। बिंदुसार की माता का नाम क्या बताया जाता है? दुध्रुवा बताया जाता है। यानी अब हम ये जान सकते हैं कि ये सेल्यूकस निकेटर की पुत्री हेलेना का पुत्र नहीं था, जबकि किसका पुत्र था? दुध्रुवा का पुत्र था। नंबर 3 अगर अपन बात करते हैं तो जब हल्का हल्का पॉइजन लेता था चंद्रगुप्त मौर्य तो उसका प्रभाव इसके परसों पर गर्भ पर पड़ा, और गर्भ पे पड़ने के कारण बताते हैं कि समय पहले ही क्या करवाना पड़ा? प्रसव करवाना पड़ा। और करवाने के कारण क्या था कि पेट को चीरकर इसे बाहर निकाला गया, यानी बिंदुसार को दुध्रुवा के पेट से बाहर निकाला गया था ऑपरेशन के माध्यम से, नहीं पेट चीरकर, जिसे अपन वर्तमान में सिजेरियन बोलते हैं। ऑपरेशन के द्वारा बालक का जन्म होना, सिजेरियन। तो भारत का प्रथम सिजेरियन बालक माना जाता है इसे। भारत का प्रथम सिजेरियन बालक या ऑपरेशन के माध्यम से होने वाला प्रथम सिजेरियन बालक। नंबर 4 की अगर अपन बात करते हैं तो इसके पास एक उपाधि थी अमित्रघात, यानी शत्रुओं का नाश करने वाला। अमित्रघात का अर्थ होता है शत्रुओं का नाश करने वाला या विनाश करने वाला। दूसरी इसके पास एक और उपाधि थी, उसका नाम था सिंहसेन, यानी शेर के समान। सिंहसेन ये इसके पास उपाधि थी। ये ब्राह्मण मतावलंबी था। क्या था? ब्राह्मण मतावलंबी था। मतावलंबी
कई किताबें ऐसा भी बताता है कि आजीविक संप्रदाय इसने स्थापित कर लिया था, आजीविक बन गया था ये, लेकिन ज़्यादातर किताबें बताती है कि ब्राह्मण मतावलंबी था। नंबर आगे का फैक्ट देखते हैं तो यूनानी जो ग्रंथ है या स्ट्रेबो जो इतिहासकार है वो बतलाता है कि जो बिंदुसार था उसका दूसरे देशों के साथ संबंध था, यानी मित्रवत व्यवहार थे। तो बताया जाता है कि सीरिया के शासक एंटियोक्स ने, यानी सीरिया के शासक का क्या नाम है, एंटियोक्स ने, सीरिया के शासक एंटियोक्स ने इसके दरबार में डायमैक्स नामक राजदूत भेजा। सीरिया के शासक एंटियोक्स ने इसके दरबार में किसे भेजा, डायमैक्स को। जबकि मिस्र के राजा टालमी फिलाडोफेल्स सेकंड ने, टालमी सेकंड फिलाडोफेल्स ने इसके दरबार में डायनोसियस नामक राजदूत को भेजा। देखिए यूनानी इतिहासकार कहते हैं कि बिंदुसार के दूसरे देशों के साथ या दूसरे देशों के शासकों के साथ मित्रवत व्यवहार थे। तब इसका वर्णन कहाँ मिलता है, इसका वर्णन मिलता है कि सीरिया के राजा एंटियोक्स ने इसके दरबार में डायमैक्स नामक राजदूत को भेजा, जबकि मिस्र के राजा टालमी सेकंड फिलाडोफेल्स ने इसके दरबार में डायनोसियस को भेजा। किसको भेजा, डायनोसियस को भेजा। ठीक है, उसके बाद बताते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के विशाल प्रांत को संभालने के लिए, यानी चंद्रगुप्त मौर्य का जो विशाल साम्राज्य था उसको संभालने के लिए बिंदुसार ने एक सभा बनाई थी। उस सभा का नाम मिलता है खल्लाटक, यानी एक समिति बनाई थी, उस समिति का क्या नाम था, खल्लाटक, और उसका अध्यक्ष कहलाता था खल्लावटक और इसका अध्यक्ष कौन है, खल्लाटक। ठीक है, नंबर 10 में देखिए कई किताबें ऐसा बताती है कि चंद्रगुप्त मौर्य का श्रवण बेलगोला चले जाना। तत्पश्चात क्या होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य से बहुत प्रेम करता था चाणक्य, और उसके चले जाने के कारण वह कुछ दिन तो बिंदुसार का प्रधानमंत्री रहता है, लेकिन बाद में उसका मन नहीं करता और उसके पीछे पीछे चला जाता है। तब बाद में बताया जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो प्रधानमंत्री था चाणक्य के बाद में राधा गुप्त बनता है। कौन बनता है, राधा गुप्त बनता है। कौन बनता है, राधा गुप्त। एक बार देखिए, इसको मैं सारी बातें समझा देता हूँ आपको। यानी बिंदुसार यानी क्या होता है कि इसके माथे के ऊपर काला टीका, इसकी माता का नाम दुद्रवा, भारत का प्रथम सिजेरियन बालक, उसके बाद इसके पास उपाधि अमित्रोघात यानी शत्रुओं का विनाश करने वाला, दूसरी उपाधि सियासेन यानी शेर के समान, ब्राह्मण मतावलंबी। उसके बाद सीरिया के शासक एंटियोक्स ने इसके दरबार में डायमैक्स को भेजा। मिस्र के राजा टालमी सेकंड फिलाडोफेल्स ने इसके दरबार में डायनोसियस को भेजा। इसने खल्लाटक नाम की एक सभा बनाई जिसका अध्यक्ष खल्लाटक माना जाता था या उसका पद था ये। उसके बाद इसका प्रधानमंत्री राधा गुप्त बनता है। देखिए एक बात और बताता हूँ आपको कि बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटियोक्स से, यानी बिंदुसार ने किससे, सीरिया के राजा से, सीरिया का राजा कौन, एंटियोक्स से, इससे 3 चीज़ें मांगी। 3 चीज़ों में इसने कहा कि मुझे देसी शराब, सूखी अंजीर या मेवे, सूखी अंजीर और दार्शनिक भेजो। यानी बिंदुसार ने कहा कि मुझे आप लोग देसी शराब भेजिए, सूखी अंजीर भेजिए और दार्शनिक भेजिए। तब होता क्या है कि सीरिया का जो राजा था एंटियोक्स, वो देसी शराब भेज देता है, सूखी अंजीर भेज देता है, और दार्शनिक भेजने से क्या कर देता है, मना कर देता है और कहता है कि हमारे यहाँ दार्शनिकों का क्या नहीं होता, क्रय विक्रय नहीं होता। जो दार्शनिक है वो यहाँ के कानून में बेचना एक अपराध माना गया है। ठीक है, ये बिंदुसार के बारे में 10-11 लाइनें थी। और यहाँ से क्वेश्चन, अगर बिंदुसार में अगर क्वेश्चन आएगा
तो यहाँ से आ जाएगा। बिंदुसार की जो नीतियाँ थी वो कुछ खास नहीं थी। इसके बाद इसका बेटा अशोक क्या बनता है, राजा बनता है। क्या बनता है, राजा बनता है। अशोक के बारे में देखिए, अशोक जो था ऐसा बताया जाता है कि 298 से 273 यानी 273 में इसके क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। 298 से 273 में 273 ईसा पूर्व में इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। इसके बाद अशोक राजा बनता है। कौन बनता है, अशोक। अशोक का राज्याभिषेक 269 में होता है, यानी बीच में गैप कितने वर्षों का आ गया, 4 वर्षों का। कितने वर्षों का आ गया, 4 वर्षों का क्या आ गया, गैप आ गया। इन 4 वर्षों के गैप के अंदर ऐसा बताया जाता है कि जो बिंदुसार था उसके 100 पुत्र थे। कितने पुत्र थे, 100 पुत्र थे। बिंदुसार के कितने पुत्र थे, 100। और अशोक ने अपने 99 भाइयों का वध करके अपने 99 भाइयों को मारकर सिंहासन प्राप्त किया था। 99 भाइयों को मारकर क्या किया था, सिंहासन प्राप्त किया था। और इन 99 भाइयों को मारने में उसे कितने वर्ष का समय लग गया, 4 वर्ष का समय लग गया। इसी कारण बताते हैं कि अशोक का राज्याभिषेक जो है वो 273 में न होकर 269 ईसा पूर्व में होता है। अशोक का जो कुछ नेम्स हैं वो देखिए, मास्की व गुर्जरा अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है। भाई अशोक का नाम क्या मिलता है, अशोक मिलता है। जबकि अशोक के अभिलेखों में, यानी इसके जितने भी खुद के अभिलेख है, अशोक के अभिलेखों में, अशोक के खुद के अभिलेखों में इसका नाम देवना प्रियदर्शी मिलता है। देवना प्रियदर्शी मिलता है। जबकि बौद्ध ग्रंथों में इसे चंड अशोक कहा गया है। बौद्ध ग्रंथों में इसे क्या कहा गया है, चंड अशोक कहा गया है। देखिए मास्की व गुर्जरा अभिलेख में अशोक का नाम क्या मिलता है, अशोक मिलता है। जबकि अशोक के स्वयं अभिलेखों में इसका नाम क्या मिलता है, देवना प्रियदर्शी मिलता है, देवताओं का प्रिय। बौद्ध ग्रंथों में से इसका नाम क्या मिलता है, चंड अशोक मिलता है। क्या मिलता है, चंड अशोक मिलता है। अब इसके बाद में 269 के अंदर ये सत्ता स्थापित कर लेता है। 200 स्थापित करने के पश्चात ये मगध का क्या बन जाता है, राजा बन जाता है। क्या बन जाता है, राजा बन जाता है। बताते हैं कि इसके पिता का नाम बिंदुसार, जबकि माता का नाम धर्मा बताया जाता है। माँ का नाम क्या बताया जाता है, धर्मा बताया जाता है। देखिए बिंदुसार के बाद अशोक राजा बनेगा। अशोक राजा बनने के पश्चात 269 शासक बन गया। ऐसा बताया जाता है कि अशोक जो था वो ब्राह्मण मतावलंबी था। क्या था, ब्राह्मण मतावलंबी था और शिव का उपासक था। किसका उपासक था, शिव का। बाद में निर्गोध नामक, ऐसा बताया जाता है कि 269 में से 4 घटा दो, 265 ईसा पूर्व में, 265 ईसा पूर्व में निर्गोध नामक भिक्षु के संपर्क में आने पर, निर्गोध नामक भिक्षु के संपर्क में आने पर ये बौद्ध धर्म के बारे में जानता है और मोंगलीपुत्तिस यानी मोंगलीपुत्तिस के प्रभाव में आने पर, मोंगलीपुत्तिस के प्रभाव में आने पर ये बौद्ध धर्म का क्या बन जाता है, उपासक बन जाता है। क्या बन जाता है, उपासक। यानी चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का मतावलंबी था, बिंदुसार ब्राह्मण मतावलंबी था, जबकि अशोक कौन से धर्म का मतावलंबी है, कौन से धर्म को मानता है, बौद्ध धर्म को मानता है। कौन से धर्म को मानता है, बौद्ध धर्म को मानता है।
उसके पश्चात देखिए मोंगलीपुत्र, जबकि यूनानी जो ग्रंथ है वो बताते हैं कि अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित करने का जो श्रेय है वो उपगुप्त को जाता है। किसको जाता है? उपगुप्त को जाता है, उपगुप्त को जाता है। देखिए ऐसा बताया जाता है कि अशोक पहले ब्राह्मण धर्म को मानने वाला था, शिव का उपासक था, लेकिन 265 यानी इसमें से 4 घटाते जाना आप। देखिए क्या 4 कैसे घटाओगे? 273 में से -4 करोगे तो 269 में क्या हो जाएगा? राज्याभिषेक। क्या हो जाएगा? राज्याभिषेक। 269 में से -4 कर दो, 265 क्या हो जाएगा? बौद्ध धर्म में दीक्षित। 265 में से -4 कर देना तो आ जाएगा 261, और 261 में क्या हो जाएगा? कलिंग युद्ध। क्या हो जाएगा? कलिंग। यानी 4 घटाते जाना, डेट की कोई दिक्कत नहीं रहेगी आप लोगों के। तो हुआ क्या कि बताते हैं कि 265 ईसा पूर्व में निर्गोत नामक भिक्षु के संपर्क में आने पर इसने बौद्ध धर्म के बारे में जाना, और मोंगलीपुत्र के प्रभाव में आने पर इसने पूर्ण रूप से बौद्ध धर्म को क्या कर लिया? ग्रहण कर लिया। जबकि अन्य कई ग्रंथ ऐसा बताते हैं कि अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित करने का जो कार्य वो किसने किया था? उपगुप्त ने किया था। किसने किया था? उपगुप्त ने किया था। ऐसा देखिए एक बार अशोक उज्जैनी जाते समय, कहाँ जाते समय? उज्जैनी जाते समय, एक बार अशोक उज्जैनी जाते समय विदिशा में रुका। कहाँ रुका? विदिशा में रुका, जहाँ इसे महादेवी नाम की एक कन्या मिलती है। महादेवी नामक एक लड़की मिलती है, जिससे इसका क्या हो जाता है? विवाह हो जाता है। क्या हो जाता है? विवाह हो जाता है। और इस महादेवी के महेंद्र व संघमित्रा नामक 2 संतान पैदा होती है। यानी ऐसा बताया जाता है कि अशोक एक बार उज्जैनी जाते समय विदिशा में रुकता है, वहाँ पर महादेवी से इसका विवाह होता है, और महादेवी के और अशोक के 2 संतानें होती है, जिसका नाम महेंद्र व क्या मिलता है? संघमित्रा मिलता है। आगे देखिए इसके एक अन्य पति कारुवाकी का भी वर्णन मिलता है। कारुवाकी का भी वर्णन मिलता है, जिसके तीवर नामक पुत्र था। क्या था? तीवर नामक पुत्र। इसकी एक अन्य पत्नी तिष्य रक्षिता का भी वर्णन मिलता है। तिष्य रक्षिता का वर्णन मिलता है। देखिए महेंद्र व संघमित्रा, कारुवाकी नामक एक अन्य पत्नी जिसका पुत्र तीवर, एक अन्य पत्नी जिसका नाम क्या है? तिष्य रक्षिता। आगे अब क्या होगा कि अशोक जो था वो एक महान शासक था। क्या था? महान शासक। और अपनी पूरे भारत में अपने पिता या अपने दादा की तरह संपूर्ण भारत पर अपना जो साम्राज्य है वो स्थापित करना चाहता था। इसके लिए इसने क्या किया? अनेक प्रकार की योजनाएं बनाई, सेना को संतुलित किया, और संतुलित करने के पश्चात इसने बताते हैं कि पूरे भारत को जीतने का निश्चय करता है। और इसके जीवन का एक महत्वपूर्ण युद्ध होता है कलिंग युद्ध। कौन सा युद्ध? कलिंग का युद्ध। कलिंग का युद्ध जो कि विश्व इतिहास की या अशोक की या मौर्य साम्राज्य की थोड़ी पृष्ठभूमि चेंज कर देगा। इसके बाद इसकी नीतियों में बदलाव आएगा। ये पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर। कलिंग युद्ध के बारे में अपन कब पढ़ेंगे? नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। वीडियो में अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। वीडियो को लाइक करना। धन्यवाद।